बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करने जा रहे हैं क्योंकि अब से चंद रोज़ कबल पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने सीरीज़ का जो पहला क्रिकेट टेस्ट मैच था उसमें 101 रन से हराया माउंट मौंगानुई में, और अब सीरीज़ का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच परसों से यानी इतवार से शुरू हो रहा है क्राइस्ट चर्च के हैगली ओवल में। इस मैच के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान में स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे, क्वालिटी स्पिनर्स हम बहुत रिलाई कर रहे थे यासिर शाह पर, लेकिन वो इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए पहले टेस्ट मैच में। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ़ अहमद। तौसीफ़ अहमद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान की जानिब से 34 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 93 विकटें हासिल की। 7 विकटों की कमी की वजह से ये टेस्ट क्रिकेट में अपनी विकटों की सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। 1980 से 1993 तक तौसीफ़ अहमद पाकिस्तान की जानिब से खेले, बीच में इन और आउट हुए, और फिर इसके अलावा इन्होंने 70 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मुख्तलिफ हैसियतों में क्रिकेट बोर्ड के साथ एज अ कोच भी अटैच रहे, सेलेक्टर भी अटैच रहे, उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी अटैच रहे। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे आज के शो में, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तौसीफ़ अहमद से तो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। 021 डायल करके 35803818 डायल करें और तौसीफ़ अहमद और हमसे कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। इससे पहले कि हम तौसीफ़ अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको क्रिकेट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्राइस्ट चर्च पहुंच गई है, और फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तो क्रिकेट की ही बातें होंगी तौसीफ़ अहमद के साथ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 जनवरी से क्राइस्ट चर्च में शुरू होने वाले दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तैयारी का सिलसिला जारी है। आज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने क्राइस्ट चर्च में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन किया, और इस ट्रेनिंग सेशन में खिलाड़ियों ने बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तीनों शोबों में भरपूर प्रैक्टिस की। बाबर आजम के हवाले से कहा जा रहा है कि अगरचा आज बाबर आजम ने टीम के साथ पहला मुकम्मल नेट सेशन किया, लेकिन अभी तक उनकी क्राइस्ट चर्च टेस्ट में शिरकत का हतमी फैसला नहीं हुआ है। कल एक और नेट सेशन के बाद ये फैसला किया जाएगा कि उन्हें दूसरे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया जाए या नहीं। बाबर आजम ने स्पिनर के साथ साथ फास्ट बॉलर्स के साथ भी प्रैक्टिस की। अभी उनके अंगूठे में दर्द है, जिसकी वजह से उनकी शमूलियत का हतमी फैसला नहीं किया गया है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में जख्मी फास्ट बॉलर नील वैगनर की जगह मैट हेनरी को शामिल किया है। मैट हेनरी ने पाकिस्तानी शाहीन के खिलाफ खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ए की नुमाइंदगी करते हुए 6 विकेटें हासिल की थी, जबकि नील वैगनर माउंट मौंगानुई टेस्ट में शाहीन आफरीदी की एक गेंद पैर पर लगने की वजह से अपना पैर जख्मी कर बैठे थे और इसमें फ्रैक्चर हो गया था। यकीनन क्राइस्ट चर्च टेस्ट पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सलाहियतों की आजमाइश साबित होगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम में इस टेस्ट मैच के लिए क्या तब्दीलियां की जाती हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि बाबर आजम की शमूलियत पर अभी भी खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। जी, पैकेज आपने देखा। तौसीफ़ अहमद साहब, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की शिकस्त को माउंट मौंगानुई में? एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब अजहर वो मोहम्मद रिजवान और फवाद आलम खेल रहे थे कि पाकिस्तान टेस्ट बचा जाएगा। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल, ये तो लोगों को था भी, और वैसे भी हमारा पास जो परफॉर्मेंसेस हैं हमारी इन जगहों पे जाके ज़रा इतनी अच्छी नहीं है। बट आई थिंक मेरे हिसाब से मैं इस टेस्ट मैच को समझता हूँ कि पाकिस्तान ने, जो हम सब समझ रहे थे कि शायद बड़ी लंबे मार्जिन से हार जाएगा, इसमें कुछ 2-3 परफॉर्मेंस ही सिर्फ आई हैं, तो बहुत अच्छा फाइट बैक किया पाकिस्तान ने। उसमें आपको पता ही है, रिजवान ने की, फ़हीम ने की, और फिर जो है फवाद आलम ने की। तो इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि आपने इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। लोग समझ रहे थे लंबे मार्जिन से हारेंगे, जैसा जो पिचेस कहती हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, उस पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमें जहाँ प्रॉब्लम हुई है, हमें एज यूजुअल वही ऊपर की बैटिंग जो है हमारी फेल हुई। सेकंड इनिंग में 0 पे 2 ओपनर्स आउट हो गए थे आप उसमें भी अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में भी हमने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 60-70 की कोई पार्टनरशिप हमें लग जाती तो शायद ये मैच और आगे तक चला जाता और जीतने के भी चांस हो सकते थे। तो मेरा ख्याल है कि हमें वही एक मुश्किलात आ रही हैं जो बैटिंग में है, कि हमारे अपर ऑर्डर जो है वो परफॉर्म नहीं करता, जिसकी वजह से। लेकिन अपर ऑर्डर की आपने बात की तौसीफ़ अहमद साहब, जिस टीम में मोहम्मद रिजवान 6ठे नंबर पर आए तो उसका मिडिल ऑर्डर आपको वल्नरेबल नजर आता है। 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों के साथ आप न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जहाँ गेंद सीम होती है, स्विंग होती है, शॉर्ट पिच गेंदों पर आप हल्के। आप समझते हैं स्ट्रेटजी सही थी? देखिए इकबाल, प्रॉब्लम हमें हो ही ये रही है कि हम
अगर हम और बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें बॉलिंग कम करनी पड़ती है। ये हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है। मैं 100% बोल सकता हूँ, जब भी आपके ऊपर से ओपनर्स रन्स करेंगे आपका स्कोर 350-400 जाना ही जाना है। हुआ भी है एक आध दो दफ़ा, कम हुआ है लेकिन एक आध दो दफ़ा हुआ है। हम ऊपर से रन नहीं करेंगे तो हम इतना बड़ा स्कोर, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जो आन के इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रिजवान ने दी और साथ फ़हीम अशरफ, और फिर सेकंड इनिंग में फवाद आलम ने जिस तरह बैटिंग की है, मैं समझता हूँ कि उनकी हिम्मत की बात है, इसलिए कि इतने टाइम बाद आने के बाद, और चूँकि मैं साथ रहा हूँ कराची में उनके साथ, तो मुझे पता है कि वो आज सबसे मेन चीज़ ये है कि देखिए ना, टीम से बाहर होते हैं अभी भी लोग बहुत बोल रहे हैं, आपने देखा होगा जो प्लेयर बाहर हुए हैं या तो, लेकिन उसने कभी ऐसी बात की नहीं। मैंने हमेशा खामोश, और उसने ये कहा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसका नतीजा हमने देख लिया, और जिस जगह पे जाके उसने बैटिंग की है, मेरे ख्याल मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ उसको चांस नहीं दिया। जो तो टीम में आई जानबूझ कर नहीं दिया। अब वो इन विकेटों पर अल्लाह आप देखें, अल्लाह इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इन विकेटों पर अगर श्रीलंका के खिलाफ उसी नेशनल स्टेडियम कराची में जहां उसने कुछ अरसा पहले डबल सेंचुरी बनाई थी, अगर यहाँ चांस देते, या बांग्लादेश की कमजोर टीम के खिलाफ रावलपिंडी में चांस देते, तो लाजिम बात है कि वो रन और स्कोर कर सकते। मेरे ख्याल बिल्कुल कर सकते थे, क्यों नहीं, लेकिन बार उसने मेहनत की, उसको सलाह मिल गया। और अब भी है टाइम हमें, जो मैं बार बार हर जगह पे बैकअप की बात करता हूँ, वो यही है। अब देखिए हारिस सोहेल से रन्स नहीं हो रहे, फवाद ने किए, असद शफीक को ड्रॉप कर दिया। असद शफीक के देखिए प्रॉब्लम वहीं आ रही है कि असद शफीक ने कुछ नहीं किया, 72 टेस्ट खेले विदाउट ड्रॉप ब्रेक के। सही, देखिए वो अच्छा प्लेयर है अपनी जगह, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि वो जो एक चीज़ देखी जाती है ना, कि मैच विनिंग फिनिश अच्छा करने वाले, यही नहीं एक दो और भी प्लेयर हैं जो फिनिश नहीं कर पाते। बाबर आजम आपका मेन प्लेयर है, बट इसको भी फिनिश करने में मुश्किल, जैसे हम वनडे हार गए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ, बाबर आजम 49वें ओवर में आउट हुआ और सुपर ओवर। आप अपना इंडिविजुअल तो स्कोर सब लोग कर लेते हो, लेकिन आपको मैच विनर बनना पड़ेगा जिस तरह। तो है बैकअप में टैलेंट है। आप तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से अटैच रहे, मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन कुछ नजर आते हैं? देखिए इकबाल, अभी जो आपने खिलाए ऊपर के, उसमें भी खिलाए, गलत किया कि आपने वो उस लड़के को ओपन करा दी जो कि मिडिल ऑर्डर में खेलता रहा। कौन? जो ओपनर फर्स्ट 2020 में लड़का गया था ना, हैदर अली या अब्दुल्ला शफी। हाँ। वो थ्रू आउट जो है वो मिडिल ऑर्डर में खेलता रहा है। यहाँ पे डोमेस्टिक में उसे आपने ओपन करा दी, और फिर जाहिर है कि प्लेयर को भी सोचना चाहिए कि किन पिचों पे जाके मैं कहाँ, क्योंकि यहाँ पे इजी पिचेस होती हैं, उसमें शॉट लग जाती है, बारह ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मौका ऐसा है इकबाल कि यहाँ पर जो टीम आ रही है इसके खिलाफ आप जो बैकअप में समझते हैं उनको चांस यहाँ पे दें, ताकि जो है आपको बैकअप भी मिल जाए। इसी तरह स्पिनर में भी है, इसी तरह बैट्समैनों में भी है, बॉलर्स में भी है। असल चीज़ आपको ओपनर्स में देखना पड़ेगा। लेकिन ओपनर्स की अगर आप बात कर रहे हैं, चले वनडे या T20 में तो फ़खर जमान बाहर हो गए थे, शायद वो आ जाए। हैदर अली एक नया आया है लड़का, बड़ा टैलेंटेड है, अंडर 19 का, वो खेला भी है पेशावर ज़ल्मी से। उसके अलावा शान मसूद है, इमामुल हक, जिनको के ये वनडे खिलाते हैं, उनको T20 और टेस्ट की टीम के साथ भेज दिया, अब वो वापस आ गए, ज़ख्मी हो गए। तो आप समझते हो और ओपनर्स आपको सर्किट में नजर आते हैं? एक लड़का सऊद शकील सुना है, बड़े रन्स कर रहा है, वो मिडिल ऑर्डर में है, वो है रन्स किया। देखिए ना, कामरान गुलाम है, कामरान गुलाम, ये कोई नए प्लेयर नहीं है। कामरान गुलाम काफ़ी है, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड भी के साथ थे, पीछे स्टेट बैंक से ये काफ़ी खेलते रहे क्रिकेट। इस समय बात यह है इकबाल कि ये जज आपको करना है, फेयर जगह पे चांस दें, और ये आपको जज करना है। मैं जज कर लूँगा कि आया ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है या नहीं है। आप शर्जील की मिसाल ले लीजिए, खालिद लतीफ़ की मिसाल ले लीजिए, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड में बैटिंग की। हमारी बदनसीबी है कि ये लोग पीछे चले गए, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि शर्जील को आप देखिए ना, अब ये फिटनेस और ये वो ठीक है अपनी जगह है, अभी भी आप शॉर्ट फॉर्मेट में उसको ला सकते हैं। उसकी जो चीज़ें वो अपनी पूरी करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी टीम में बहुत लड़के ऐसे हैं जो इतने अच्छे फील्डर नहीं है, इतने फिट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि क्राइटेरिया ठीक है, वो अपनी जगह है, बट
हमारे यहाँ जिस तरह हमारा जो सोहेल खान बाहर होता था वो इसी वजह से बाहर होता कि था भाई फील्डिंग कि वो बॉलिंग बहुत अच्छी लंबी उसने इंग्लैंड में की, मैं था ना एजबेस्टन जी हाँ, बर्मिंघम में, बड़ी आला ये बॉलिंग ये एक बात हुई थी एक दफ़ा मिकी आर्थर थे तो वो जब भी होते थे गोरा कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हमारे यहाँ बहुत में, लेकिन बाद में हमारे ऐसे भी लोग हुए हमें ज़रूरत पड़ी हम उस बगैर किसी उसके ले गए कि जो क्राइटेरिया होता था उसके ले गए। तो सोहेल खान का भी यही कहा गया था कि यार ये 100% हमें यहाँ पर जो है आपको नहीं मिलेंगे, आपको काम निकालना है ना, तो आप इनसे काम निकालें जो काम करना है। अभी भी फील्डिंग वही हो रही है, आप देखें आपका मेजर। ये अब्दुल मजीद कौन है तौसीफ भाई जो कोच है फील्डिंग कोच है? यस, ये काफ़ी पुराना किसके साथ अटैच है? एनसीए में, एनसीए से अटैच है और टीमों के साथ भी रहा है वो। नॉट बैड, बुरा नहीं है वो लड़का, लेकिन फील्डिंग की परफॉर्मेंस तो देख लेना, T20 में भी देख लें, टेस्ट में भी देख लें। ये तो आज से नहीं हो रहा है, फील्डिंग की परफॉर्मेंस तो हमारी बहुत पहले से ख़राब हो रही है। ये तो गया है वो अपने, और देखिए ये जो शोभा है ना इकबाल, ये अपने उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप आपको फील्डिंग कोच हर कोई, गोरा भी आपको करा रहा था, पहले आया था यही गोरा, फील्डिंग भी कराता था आपको, जो इस वक्त एनसीए में ये फील्डिंग भी आपको कराता था सारा कुछ, बट ये अपने ऊपर बहुत है। मैंने तो ये भी देखा है कि लोग करने के बजाय जाके बैठ जाते थे और नहीं करते थे, चूंकि बड़े प्लेयर थे इसलिए कोई बात ही उनको कहते ही नहीं था। मैंने बहुतों को देखा है जो है फील्डिंग के शोबे की जब बात करो तो वो फिर आगे पीछे हो जाए। ये आपके अपने शौक पे है, अगर स्लिप के आप फील्डर हो तो स्लिप में खड़ा होना है। आप देखें ना, ऐसे भी जो फास्ट बॉलर है वो फील्डिंग जो है एंडरसन है जो स्लिप में फील्डिंग करता है, तो ये अपने उस पे है और डिपेंड करता है। फिर ये कि आपको खुद चूज करना है कि मैं कहाँ फील्ड का। मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं फाइन लेग, स्क्वायर लेग, इधर पीछे फील्डिंग करता था, बाद में आपको कवर पे खड़ा करने कवर में खड़ा हो जाता था, लेकिन अपने ऊपर है और आप अगर नहीं इसको वो करेंगे तो कभी भी आप ठीक नहीं हो सकते। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तौसीफ अहमद से पूछेंगे कि क्या हो गया, पाकिस्तानी स्पिनर्स कोई अच्छे नहीं आ रहे। इकबाल कासिम रिटायर हुए, उनके रिटायरमेंट के बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई अच्छा आया नहीं। जुल्फ़िकार बाबर कुछ अरसे के लिए आए लेकिन ज़्यादा नहीं खेले। और इसी तरीके से आप ऑफ स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो सईद अजमल के बाद कोई ऑफ स्पिनर नहीं आया। तौसीफ अहमद से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से, ज़रूर बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं तौसीफ अहमद का। मैंने आपको बताया कि 34 टेस्ट मैचेस खेले, 93 इन्होंने विकटें हासिल की। उस वक्त नज़ीर जूनियर आ गए थे, जब इन्होंने 1980 में डेब्यू किया तो नज़ीर जूनियर इन होते थे, तौसीफ बाहर होते थे। फिर इन्होंने 1986 में जब श्रीलंका का दौरा हुआ वहाँ इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद टीम में आए। तौसीफ अहमद से हम पूछेंगे कि आखिर क्या वजह, स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे, ये बुनियादी वजह क्या है। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे ये पूछें, पहले आपको स्पिनर्स के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो तौसीफ अहमद से ज़रूर पूछेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पास क्वालिटी स्पिनर्स की मौजूदगी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। एक जमाना था जब अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद का स्पिन ट्रायो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के लिए मुश्किलात पैदा करता था। इन खिलाड़ियों की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में अगरचा कई बॉलर्स आए, जिनमें दानिश कनेरिया, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल वगैरह शामिल हैं। लेकिन फिर उनके जाने के बाद अब स्पिन बॉलिंग का सारा बोझ यासिर शाह पर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि एशियन विकेटों पर उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रहती है, मगर वो पाकिस्तान से बाहर इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर पाते। अब पाकिस्तान के पास कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर मौजूद नहीं है। सईद अजमल की रिटायरमेंट के बाद कोई भी क्वालिटी ऑफ स्पिनर सामने नहीं आया। अभी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक ऑफ स्पिनर साजिद खान ने डोमेस्टिक सीजन में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, जबकि लेग स्पिनर उसामा मीर थे जो सामने नहीं आ सके। दादू से ताल्लुक रखने वाले लेग स्पिनर जाहिद महमूद ने डोमेस्टिक सीजन में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, बदकिस्मती से वो पाकिस्तानी टीम में शामिल न हो सके। जाहिद महमूद के अलावा उस्मान कादिर भी उभर कर सामने आए हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान को क्वालिटी स्पिनर मिलते हैं या नहीं। जी तौसीफ अहमद साहब, वजह क्या है? अब क्या बुनियादी वजह? विकटें तो हमारी साजगार हैं स्पिनर्स के लिए, उसके बावजूद हमें वैसे स्पिनर्स नहीं मिल रहे जैसे आप लोग थे या जैसे सईद अजमल थे या दीगर जो थे। क्या वजह? लोग शायद ये कहते हैं कि क्रिकेट फास्ट हो गई है और
आजकल तो ये होता है कि आपको बगैर कुछ किए ही विकेट भी मिल जाती है। उस नेथन टाइम लॉयन में की बड़ा मिसाल देखें, मिसाल रविचंद्रन देखें, ये अश्विन की इस मिसाल देखें, मौजूद है। बेशुमार लोग हैं। असल में हमें जो डैमेज किया है, हमें ये 2020 ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, हमारे स्पिनर्स को ख़ास तौर पे। ये क्लब क्रिकेट में भी 2020 बहुत खेलते हैं और आपको पता ही है कि जब 2020 शुरू होती है तो पहले ही ओवर से तो इनकी वो लाइन, और हमारे टाइम में जब तक, या अभी भी अगर ये जो जिस नेथन लॉयन का आपने नाम लिया, जब तक ऊपर से दो तीन प्लेयर 4 ऊपर ना रखें तो इनसे बॉलिंग नहीं होती है। मतलब आई मीन के सिले हम कहते हैं ना, सिले मिचेल short leg सेंटर पे। ने कितनी अच्छी बॉलिंग जी हाँ, और जी हाँ, टर्न किया उसने बॉल। असल में है क्या कि अगर स्पिनर है भी ना, आप देखें यासर का, मेरे हिसाब से ये लेग स्पिनर का हर जगह टर्न होता है, उसका वो टर्न नहीं होता जो होना चाहिए। गुगली वो भी तो नहीं हर नजर जगह आई उसकी, उससे गुगली भी नहीं होती है। उसकी अचीवमेंट है अपनी जगह है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि आप जो है चांस ही नहीं ले रहे किसी पे। अगर आप किसी पे चांस नहीं, अभी 2-3-4 स्पिनर आपके हुए हैं। भाई उस्मान कादिर था, उसको यहाँ मैन ऑफ द सीरीज हुआ, वो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती हुई है। उसको फर्स्ट उसी को चांस देना चाहिए था। आई थिंक अगर शादाब फिट नहीं था जैसे हमें सब बता रहे हैं तो उनको चाहिए था बिल्कुल रेस्ट कर लेते, या वो ये सोच रहे थे कि मैं यही सोच रहा हूँ कि शायद वो सोच रहे थे कि कप्तानी का ठप्पा लग जाए तो चलो ये हो। खैर बहरहाल वो भी नवे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में पाकिस्तान की कप्तानी की। तो मेरा ख्याल है कि इसको खिला के देखना चाहिए। अब वो फिर यहाँ लाएंगे और यहाँ ला के फिर उस्मान कादिर को खिलाएंगे, तो आई थिंक मैं 2-3 स्पिनर जिनकी हम बात कर रहे हैं। जाहिद महमूद कैसा है दादू का? बड़ा जाहिद महमूद मेरे साथ आज से नहीं, कुछ 6-8 साल 10 साल पहले खेले और इन्होंने 2020 में हर जगह आउट किए, 5 आउट भी किए थे। उस वक्त थोड़ी सी ये हो गई थी, अब्दुल कादिर मरहूम मौजूद थे तो वो साहबजादे भी उनके थे, तो मुझे पता है थोड़ा सा जो है उसको। लेकिन जाहिद डिजर्व अब तो करता है, तो डिजर्व करता है बिल्कुल, डोमेस्टिक में इतने आउट किए हुए हैं उसका, और वो अगर शाहीन में भी नहीं सेलेक्ट हो सकता तो क्या वजह है? ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है कि इन लोगों को वहाँ भेज देना चाहिए था। और मेरा ख्याल है अब टाइम है कि जो टीमें टूर करेंगी या यहाँ पे आएंगी, यहाँ तो आते रिस्क नहीं लेते ना, हम खिलाते नहीं लेंगे। ये एक गलती है। 8 टीम्स जाएंगी, उसमें आप चांस लें उनसे कि क्या है उनकी आखिर यहाँ तो वो कर रहे हैं, इंटरनेशनल में भी ये कर सकते हैं। यानी जब तक आप खिलाएंगे नहीं, इस तरह आप देखें ना, अभी फवाद आया है जब से जो है हारिस सोहेल खेले जा रहे थे, इसी तरह 1-2 बैट्समैनों पे और आप चांस ले लें कि भाई जिन्होंने परफॉर्म किए हुए उनको आप खिला लें, तो पता चल जाएगा आपको, उनका भी पता चल जाएगा। बट क्यों रिस्क क्यों लेते हुए डरते क्यों हैं तौसीफ भाई? सर देखिए, आप तो सिलेक्शन कमेटी में रहे हैं ना। मैं अभी बताऊं आपको कि कोई हारना नहीं चाहता। हारना नहीं चाहते तो फिर क्रिकेट कैसे बेहतर होगी? अब मैं आपको बताऊं ना, देखें बहुत और कोच हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग होते हैं। जाहिर है सिलेक्शन कमेटी भी होती जरूर है, मगर हमारे यहाँ हमेशा सिलेक्शन कमेटी कप्तान और कोच को की मर्जी से ज़्यादा, आप इंतजाम वाली सिलेक्शन कमेटी में थे ना? की सिलेक्शन कमेटी, ये मैं आपको लोगों में कितने हूँ, मैं अंदर रहा हूँ, हमारे बारे में ये भी, मेरे बारे में कहने जी एक साहब बोलते हैं कि वो क्या बोलेंगे, वो नहीं भाई ऐसा नहीं है। बोलते थे आप? बहुत बोलते थे और सब होता था। और मैं एक आपको बताऊं, जितना कॉन्फिडेंस इंतजाम ने सरफराज को दिया है ना, क्योंकि मेरे सामने की बात है, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करता है, सरफराज मियाँ बताइए क्या टीम चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे एक बताएं, हमने टीम तो भेज दी जो 15-16 की है, 11 कौन से खिलाने? दुबई जैसी जगह पे सारी जिंदगी हमने दुबई में खेला है जाके, जब भी, और कप्तान साहब ने भी खेला सब वहाँ जाके 3-3 4-4 पेसर डाल दिए, जो कि हमें श्रीलंका ने मुसीबत डाल दी। तो ये हैरत आउट कर गया। तो फिर आप मुझे बताइए, इजाज पटेल आउट कर गया न्यूजीलैंड का लेफ्ट आर्म स्पिनर, याद है आपको अबू धाबी टेस्ट में? कहने का ये कि आप कॉम्बिनेशन सही खिलाएं, या तो आप बिल्कुल ही नए आदमी हो तो अगर मिकी को अगर समझ भी आ रही है वहाँ इतनी घास है, तो इतनी गर्मी के अंदर वो घास क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। खौफ, हारने का खौफ जो है ना, तो हार तो वैसे भी रहे थे, खौफ के बावजूद हार रहे थे। जब हम दुबई में हारने लगे ना, तब हमें फिक्रें ज्यादा पड़ी हैं। स्पिनर नहीं हमारे पास, इसलिए कि हम दुबई जैसी अपनी कंडीशन में खेलते थे ना, बाहर जाके तो हमें पता है कि क्या पोजीशन होनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर जितनी भी परफॉर्मेंस हुई है, परफॉर्मेंस देना आसान काम नहीं होता। बट आई थिंक मेरा ख्याल एशिया में खेल के हमें इतना वो हो गया, लेकिन जब हम हारने लगे तो हमें थोड़ा फिक्र हुआ कि यार, लेकिन वहाँ कसूर मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन आपने ठीक नहीं खिलाए, और मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स वहाँ पे ट्राई हो जाने चाहिए थे। कई स्पिनर साथ गए आपके और वो वहाँ पर नहीं खेले।
तो बुनियादी वजह आप यही समझते मैं हैं ये कि समझता हूँ हार कि का कॉम्पिटिशन- खौफ, हार लुब्बे का लुबाब खौफ ये तो हुआ, हाफ- अभी भी आप साउथ अफ्रीका देखें, ये आया है वसीम, इन्वॉल्व है डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी जगह, डिसीजन क्या लेते हैं? लोग कहते हैं क्या डिसीजन लेगा? नहीं, डिसीजन लेना चाहिए ना, ठीक है। लेगा डिसीजन, और मेरा ख्याल है यहाँ पर आपको ट्राई कर कर लेनी ठीक चाहिए। है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद मौजूद हैं। जब इनसे पूछा हमने कि स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे, तो उनका ये कहना था कि हार का खौफ, जिसकी वजह से हम मुत्तहिदा अरब अमारात जैसी जगहों पर भी नए खिलाड़ियों को ट्राई नहीं कर सके। ब्रेक के बाद दोबारा तौसीफ अहमद के साथ आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शो में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। तौसीफ अहमद ने पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट तो खेली, लेकिन इनकी असल शोहरत जो थी वो अप्रैल 1986 में, जब शारजा में जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया तो जो एक रन तौसीफ अहमद ने लिया था वो बनी। और लोग कहते हैं इनको डंडा लगा। जब मैंने वीडियो देखी तो पता चला डंडा जाकिर खान को लगा था। ये बात सही है तौसीफ भाई? बिल्कुल ठीक बात है जी हाँ। लेकिन फिर उसके बाद अब जो पाकिस्तान की अगर हम देखें, पहले तो मैं आता हूँ कि ये जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है इतवार से, आप क्या चेंजेस देखते हैं पाकिस्तानी टीम में? हम पहले भी कहते हैं कि सुहेल खान को मौका देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। आप समझते हैं तब्दीलियां होंगी? देखिए, एक तो अगर बाबर फिट हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि हारिस सोहेल को हाँ, ये बाहर हो जाएगा, जो बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 भी नहीं, 30-70 लग रहा है। बाबर का 30% में लग रहा है। बहरहाल अगर हो जाए तो आज हमारे तो लिए डॉक्टर बहुत साहब अच्छी उनको बात प्रैक्टिस करा रहे थे, जो बजाय उससे पहले जी हाँ कोच बन गए डॉक्टर सुहेल सलीम। तो वो है। फिर ये कि थोड़ा सा पेस जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि पेस नसीम शाह के पास यहाँ तो भाई 130-35 पे कर मैं रहा था। आपको 130-35 अपनी जगह होता है, बट आपका देखें पहले आपको विकेट्स कोई ऊपर से लेके नहीं देता था, तो 110-10 20-20 की हमने पार्टनरशिप देखी है दूसरी टीमों की। शाहीन शाह एक ऐसा बॉलर है आपका, उसको भी तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं। ये यहाँ आन के मैं उसको भी अनफिट करा देंगे, इस पे मैं बात करता हूँ आपसे। ये बहुत उसको संभाल के, क्योंकि आपको विकेट्स वो लेके देता है, लेकिन जिसकी आपने बात की ना, आप तेज करने से कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा उसने हाथ खुलवा दिए, टेलर ने आते ही जो है ना चौके मारना शुरू कर दिए। इस पर हम बात करेंगे। एक कॉलर बड़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी, लाहौर से मुर्तजा बोल रहा हूँ बेग साहब। जी मुर्तजा, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? बेग साहब माशाल्लाह बड़े बड़े अरसे बाद आपसे बात हुई है। जी जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं 80 से लेके 97 तक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है मैंने, और मैं इस बात से हैरान हूँ कि इतनी अच्छी टीम हमारी होती थी, और ना अब हमारे बॉलर कोई नजर आ रहे हैं, ना हमारी फील्डिंग वैसी है। किसको इसका जिम्मेदार आप समझते हैं मुर्तजा? मैं ये समझता हूँ सबसे ज्यादा बोर्ड है। अच्छा। सबसे ज्यादा बोर्ड है। अच्छा, ठीक है। उसकी रीजन है, रीजन है उसकी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है ना, हमने इनको चुना इसीलिए था, ये स्पोर्ट्समैन है। ठीक है। ये ऐसी चेंजिंग लाएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ गलतियां होंगी ना उनको हटाएंगे। आपकी बात मैं समझ गया हूँ। वक्त कम है और भी कॉलर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो सही कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म जब आए, मुर्तज़ा ने बात सही की कि एक मुल्क और दुनिया की तारीख में पहली मरतबा कोई टेस्ट क्रिकेटर किसी मुल्क का वज़ीर आज़म बना, तो लोग तवक्को कर रहे थे कि, और ख़ुद खान साहब ने भी कहा, बल्कि वहाँ एक जलसा किया US में, उन्होंने कहा भी जाके क्रिकेट सही करूँगा। पहले वो कहते थे कि हमारी हुकूमत आने दे, क्रिकेट सही करूँगा। क्यों नहीं हो पा रही तौसीफ भाई? क्रिकेट सही कैसे होती है? कैसे आप मुझे बताइए। जो 40 लड़के हमारे टाइम में ए टीम से जाके खेलें, 40 लड़का तकरीबन फर्स्ट क्लास का खेला है। आपका क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास है ना एक बार, तो 40 लड़के आपके जो है वो ही खेल रहे हैं सब इस वक्त, वही मौजूद हैं, चाहे पीछे हों आगे हों गए। देखिए, आपका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का पहले होता था, एक दो साल पहले की बात, रीजन खत्म हो गए, रीजन एसोसिएशंस खत्म हो गए, बाद में रीजन खेलता था ना, उनके डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद। इकबाल, उसमें क्या कुछ होता था आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब अगर हम ट्रायल लेने जा रहे हैं तो पता चलता था कि हम जब कहते थे हम तो टेक्निक वाइज देख रहे हैं सारे, तो हमने कहा यार इसमें तो है नहीं। बोले ये देख लीजिए 550 रन किए हैं इसने, 2 सेंचुरियां हैं, और ये
मजबूर होते हैं। सिलेक्शन तो कमेटी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी? इसका मतलब सही नहीं है इसको देखना पड़ेगा। अब ठीक जो है। बनने जा रहा है ना, इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि आप जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, लेकिन लड़कों की नौकरियां भी तो खत्म हो गई। देखिए, तो एक भाई बार आप भी यूबीएल से खेलते रहे, मैं इस पे आप खुद- पे बात करूंगा। भाई हाँ, हाँ। एक कॉल ले लूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? चलें, इनकी कॉल ड्रॉप कर दीजिए। तौसीफ भाई, आप क्या कह रहे देखिए, हैं? मैं ये कह रहा था, आपने बात की कि आप भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो खत्म हो हम गई, तो- लड़के हम तो- बेरोजगार हम हैं। तो आज से नहीं, हम तो 88 में जो है हमें फारिग कर दिया था डिपार्टमेंट से, तो हम पे भी क्या गुजरी होगी उस वक्त देखने की बात है यकीनी तौर पर। लेकिन आपका डिपार्टमेंट बंद हुआ ना, बाकी तो चलते रहे ना, लड़कों को नौकरियां तो मिली। तौसीफ भाई, अच्छा देखिए, अब जो बात कही गई थी ना, अब उसको हमें देखना है कि किस तरह होना है। इसलिए कि यही कहा गया कि सबको जॉब्स मिल जाएंगी। कहाँ मिली? किस नहीं, 192 क्रिकेटर्स को नौकरी वो मिल रही है, तनख्वाह बस। हाँ। देखिए, बोर्ड जो कह रहा है ना, ये खत्म करने के बाद वो हुआ जो हुआ, गलत हुआ, वो अपनी जगह है। एक कप्तान जो जिसने पहले से ये कहा हुआ था कि जी नहीं होगी। रीजन ये नहीं होना चाहिए, बस डिपार्टमेंट नहीं होने चाहिए, वो तो पहले से कह रहे हैं सब। तो लेकिन अब कहा गया है लेकिन कि ये खुद भी तो जो वजीर आजम साहब इदारे से खेले, पीआईए बिल्कुल से। सही है। हाँ? तो मेरा ख्याल है क्वांटिटी वाली बात और क्वालिटी वाली बात को उन्होंने सोचा कि शायद जितने कम तो अब होंगे। आप देखें ना कि हाँ। डोमेस्टिक में आपके पास कहाँ है टैलेंट? नजर ही नहीं आ रहा टैलेंट। डोमेस्टिक में आपके वैसे भी टैलेंट देखें, आपके डिपार्टमेंट के लड़के हैं, अपनी जगह है। और ये मैं समझता हूँ कि जो बात कही है ना, ये जब स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये रीजन्स कब वाला बनेगा? जब पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल अभी नीचे कह चली तो रहे हैं जाएगी। सर, ये जो बना रहे हैं ना, अभी पता तो नहीं बात कब से बना हम तो रहे हैं। उन्हीं की बात को देख सकते हैं ना कि उन्होंने कहा है। तो अब ये जब शुरू होगा उसके बाद हम अगस्त देखेंगे। 2019 में रीजन खत्म हुए थे तौसीफ भाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अब बिल्कुल ये हो सही रहा है, कह इस रहे पर हम बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वसीम गुजर बोल रहा हूँ हाफिजाबाद से। कहाँ से? मैं जी हाफिजाबाद से वसीम गुजर। जी वसीम गुज्जर साहब, क्या कहेंगे? हाफिजाबाद से बात कर रहे हैं, क्या कहना मैं चाहिए? जी बेग साहब कह रहा हूँ कि फवाद आलम साहब से बहुत ज्यादती हुई है। इसी तरह और भी एक दो प्लेयर हैं। और मैंने जो ये अपना भाई बैठे हैं कि है ना, हमारी इमरान खान साहब जो वजीर आजम है, वो बड़े अच्छे प्लेयर थे। मैं जी बेग जी नहीं थे अच्छे। आप मेरे ख्याल वसीम गुज्जर की लाइन कट गई। फवाद आलम का ये बात सही है तौसीफ भाई, उसने 13 जुलाई 2009 को सेंचुरी की थी जब यूनुस खान ने एज एन ओपनर जब ट्राई किया। आपने हमसे ये क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन हम ये भी कहते हैं, हम भी 3 साल रहे, तो उसमें आप लोगों ने नहीं लिया इसको? लेकिन क्यों मैं नहीं लिया? पहले मैं उस पे आ रहा था। हाँ, पहले मैं हिसाब लेना चाहता हूँ। वो 2009 में कहा 2009 में बाहर हुआ। उसका जितना साल थे, वो तो मोहसिन खान भी चीफ सेलेक्टर रहे, वो उनसे इकबाल कासिम भी चीफ सेलेक्टर रहे, अच्छा, मैं अब नाम ले, हाँ, मोहम्मद इलियास भी चीफ सेलेक्टर रहे। वो उनसे हिसाब हैं? ले लें, हाँ। हम अपना हिसाब बता देते हैं जो था। देखिए, क्यों नहीं लिया आप लोगों ने फवाद आलम? हमने लाए थे इंजमाम पसंद नहीं करते थे? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं था। मैं अब आपको बताता हूँ। दरअसल लोग बुरा मानना शुरू हो जाते हैं अगर बात सच कर दी जाए ना। हम लेके आए थे, इस कैंप में बुलाया था, आपको पता होगा, हमारे टाइम में लाहौर में कैंप बुलाया गया। वहाँ मिकी आर्टर उसने शो की और भगा दिया आप लोगों ने नहीं, 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 सुन तो ले, सब कुछ हो गया। ऑप्शन हुई, दायरे मैंने कहा कप्तान एंड कोच जो है बड़ा पावरफुल होता तो है। सरफराज तैयार नहीं थे क्या? सुन लीजिए, तो हमने ये कहा, देखें ना, अब मेरे पे अटैक इधर उधर से आते हैं, चहीते उनके जो लोग हैं ना, कुछ लोगों को चहीते हैं, वो अटैक करते हैं। हमने ऑप्शन दे दी, क्योंकि साद अली ने भी बड़े रन्स उन्होंने बनाए। कहा आप साद अली को ले जाएं, आप इंग्लैंड इनको ले जाएं जाएं? या इसको ले जाएंगे। तो वो साद अली को ले गए इसलिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में खेलते थे। जिस जो मुझे ये नहीं पता, मुझे पता लेकिन है बहरहाल ना। साद ने परफॉर्मेंस की, उसके साथ भी ज्यादती हुई। उसने कहाँ खिलाया उसने टेस्ट? यही मैं खिला कह रहा हूँ दिया आपको, उसको वहाँ तो। खिलाया, लेकिन वहाँ उसको टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खिला देना चाहिए था, जो मैं समझता तो हूँ। आप दो समझते हैं लड़कों के कप्तान कोच की भी मर्जी इसमें शामिल थी? मेरा ख्याल तो यही था, बिल्कुल, कि ना ले जाने की तो यही वजह थी। और क्या वजह हो सकती? ठीक है, इस पर एक बात करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं नजर नवाज भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से। जी भट्ट साहब, क्या कहेंगे? सर मैं फास्ट बॉलर था पाकिस्तान क्रिकेट, या एलसीसी में मैंने ट्रायल दिए थे तस्लीम आलम मरहूम को। अच्छा, ये तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। अभी आप सवाल क्या करेंगे? सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड, जो ओपनर थे हमारे, जो पाकिस्तान के हमारे जो ओपनर थे लेजेंड, जिनमें और मेरा नाम अच्छा, तो सर वो ना आमिर सुहेल और सईद अनवर को
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाना चाहिए। ठीक और है। तौसीफ भाई से मैं बात करना चाहता हूँ। सही। मैं ठीक। खुद गरीब घराने से तल्लुक था मेरा, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान में चांस नहीं मिला। सही है। जन्नत फकीर जियाद साहब के दौर पर मैंने चले ठीक है नजर भट्ट साहब, आपकी बात समझ गया हूँ। वो कह रहे हैं आमिर सुहेल और सईद अनवर, वो उनकी जो जोड़ी थी वो तो बड़ी जबरदस्त। आपके साथ ही खेले ना, सईद अनवर नहीं खेले आपके साथ? सईद अनवर मेरे साथ जब शुरू में ऑस्ट्रेलिया डेब्यू टूर किया था किया, जी ऑस्ट्रेलिया में 1988 में में गए थे साथ, आपके जी साथ वो। जी। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा तो भाई हम ऐसे लोगों को क्यों नहीं लाते? अब तो हमने एक नया तजुर्बा किया, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि कोचेस, बासित अली सिंध के कोच बने, सिंध की टीम कहाँ गई पता नहीं चला। कोचेस हम कोच सेलेक्टर भी बना रहे हैं, वो अपने लड़के के लिए एंगलिंग करेगा। आप समझते हैं ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? क्या यही सब लड़के हैं, एंगलिंग क्या लेकिन चलेगी? तरीक़ेकार दुरुस्त देखिए है ये। सवाल ये है, नहीं इनका इनपुट ले सकते हैं अगर नहीं, मोहम्मद अकरम क्यों नहीं इनपुट बना चीफ सेलेक्टर? जब उस वक्त जब इंतजाम था, हम 2-3-4 आदमी थे, मगर हम देख रहे थे, हम यही देख सकते हैं ना कि कौन सा लड़का क्या है वो। लेकिन वो एक आपके दोस्त तो कहते हैं आप लोग जाते ही थे ग्राउंड पे। सब मेरा ख्याल है नजरें देख लें। मैं इसलिए नहीं कहता कि वो जो कहते हैं ना, वो मेरा ख्याल है अगर नाम लेके कह दें कि फलां नहीं जाता था या जो था, बहरहाल ये तो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन एक बार हम जो बात कर रहे थे ना कि प्लेयर्स की जो भी, देखें ना, यहाँ पर जब तक आप चांस नहीं देंगे ना किसी को, फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो होम सीरीज में भी तो नहीं देते ना चांस? ये असल में देखिए, अब आपको बताऊं, याद है आपको जिम्बाब्वे टीम गई थी, तो कुछ लोग हमारे उम्रा करने चले गए थे, तो उनसे कहा गया कि आप रेस्ट कर लें, इसलिए कि हम इस टीम को नहीं जी हम उन्होंने खेलना है। तो अब आप मुझे बताइए कि कोई बैठने को तैयार ही नहीं हो रहा है, पैसे भी तो मिलते हैं जबकि ना। पैसे की अपनी या तो आपके पीछे कोई लगे हो 2-3 आदमी, तो आप घबराएं, या घबराने की जरूरत क्या, पीछे था क्या आपके? कोई कुछ नहीं था। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी सोच रहा है ना, उनको फिक्रें किस चीज़ की हैं भाई, चाहे वो कोई भी हो, किस चीज़ की फिक्रें हैं? कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। पीछे आपके क्या, अभी 2 लड़के आपने आजमा लिए, ले जाके उनको अब्दुल्ला शफीक और हैदर अली कुर्बान को। कर दिया ना ठीक उस है। हिसाब इस से। पे तो बात करता हूँ। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मिर्जा कौन भाई सा, कैसे हैं? कहाँ से? सर एहसन बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी एहसन, क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये ना भाईजान से सवाल करना चाहता हूँ कि इनकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर सलमान बट को और इमरान नजीर को क्यों नहीं चांस दिया जाता सर? अच्छा। सलमान बट ने तो डोमेस्टिक में इतना परफॉर्मेंस दी है, उसको अब तो तो वो एक छोड़ चांस गया, अब मिलना तो चाहिए। कमेंटेटर बन गया, उसने हाथ खड़े कर दिए सलमान बट ने। लेकिन इमरान नजीर भी तो है सर, इमरान उसको नजीर भी पीछे- अब इंटरेस्टेड नहीं है एहसन। चले और- बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं सलमान बट आपके दौर में खेला था, सलमान बट वापस आया था। मेरा ख्याल शायद मुझे याद नहीं, लेकिन हमारे पास ओपनर्स तो चल रहे थे उनके लेकिन साथ। लोग कहते हैं इमामुल हक को, मतलब इमामुल हक और फहीम अशरफ को लोग कहते हैं तौसीफ भाई आपका फेवरेट था, आपने उसको रेकमेंड किया है। ये बात सही अब है? जब सिलेक्शन में नहीं, फहीम अशरफ हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलता था, लेकिन उस वक्त तक उसने परफॉर्मेंस वो टेस्ट का ऑलराउंडर लगता है आपको? ये नहीं था वनडे उस और वक्त। T20 लेकिन तो देखिए अब मानता उसने हूं। प्रूफ किया, इम्प्रूव किया, सामने प्रूफ। लेकिन बॉलिंग कहाँ कर रहा है? वो तो बैटिंग कर रहा है। बॉलिंग में भी दो तो उसने आउट किए अभी 2020 और 20 उसमें की out बात किए नहीं कर थे। रहा हूँ, मैं टेस्ट की बात नहीं कर तो रहा हूँ। आई थिंक मेरा ख्याल हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है इकबाल, कि हमसे हो ये रहा है जब आपसे ऊपर रन नहीं करते ना, तो नीचे हम सोचते हैं 2-3 बैटिंग और बढ़ा दें आगे। तो हम हमारे पास वैसे ऑलराउंडर रजाक जैसे या दूसरे अजहर जो महमूद वसीम जैसे नहीं है। अदर महमूद या वसीम अकरम जैसे तो ऑलराउंडर नहीं है जो नीचे जाके आपको परफॉर्म करके देंगे। तो मेरा ख्याल है हम ढूंढते हैं कहीं हम क्लैप्स हो गए, क्योंकि यही होता एक था और ना, लड़का collapse था, होता। उसको आप लोगों ने क्यों नहीं सेलेक्ट किया? आमिर यामीन बड़ा अच्छा था, आमिर यामीन हमारी ये टीम के साथ जाता रहा है, लेकिन उसको पाकिस्तान उसको टीम में कोई नहीं लेकर हाँ आया। ये अलग बात है कि वो ऑलराउंडर के उस पे जो है बाद में नहीं, कुछ उसके साथ शायद ठीक। फिटनेस भी प्रॉब्लम आती रही, कुछ इस तरह का। लेकिन बहरहाल अब वक्त ऐसा है इकबाल कि खिलाना आपको चाहिए। सोचना ठीक है, पड़ेगा कि ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? खालिद हसन इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी खालिद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि हफीज अच्छा खासा स्कोर कर रहा है वनडे में, अगर जिस तरह वो है अपना आपका वहाब, जिस तरह उसने भी अपने आप को अवेलेबल किया बवक्त जरूरत वनडे के लिए, ठीक है कि नहीं, तो क्या हफीज को आप टेस्ट पे नहीं डाल सकते इस तरह? सही, आपने अच्छा पूछा। लेकिन मसला ये कि हफीज़ और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान सर जंग जारी है। अभी आप देखें, हफीज़ का मैंने अभी ट्वीट देखा था और उन्होंने 11,000 से ज़्यादा रन्स किए 10 साल में। उनकी सेंचुरियाँ इतनी ज़बरदस्त, लेकिन
कोई उनकी तरफ नज़र करम करता ही नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सेंट्रल कॉन्टेक्ट में भी नहीं है हफीज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने इस्लामाबाद से कॉल किया। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तौसीफ अहमद से मज़ीद बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया आज, वो भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, फॉर्मर सेलेक्टर तौसीफ अहमद के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे मोहम्मद हफीज़ की, जो सवाल किया खालिद साहब ने इस्लामाबाद से जो कॉल की थी, तो खालिद साहब मैं बताता चलूँ कि मोहम्मद हफीज़ ने इस डेकेड में यानी 2011 से 2020 तक इन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में 10,172 रन स्कोर किए, जिसमें उनकी 19 सेंचुरियाँ शामिल थीं। उसके अलावा उन्होंने 53 निस सेंचुरियाँ बनाई, 153 विकेटें ली, 29 मरतबा मैन ऑफ द मैच रहे और 9 मरतबा मैन ऑफ द सीरीज़ रहे। तौसीफ भाई, ये परफॉर्मेंस तो है मोहम्मद हफीज़ की। क्या मतलब है, क्या मतलब परफॉर्मेंस ही है। हाँ। और मेरा ख्याल है कि पता नहीं पिछली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों में हमारे जो है मुश्किलात डाल रही हैं, और ये कसूर किसी का नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे से लोग पुराने अपने अपने बदले चुकाने के चक्कर में हैं। हालांकि देखें, ये कसूर उनका भी है जो उस ज़माने में कप्तान रहे और ऐसे हफीज़ ने तो कप्तानी छोड़ी मिसबाह-उल-हक के लिए। हाँ रहे, तो वो जो है, जब उस ज़माने में कुछ आपस में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आज लोगों के सामने आ रही हैं, बयानात की सूरत में आ रही हैं। कसूर उनका भी है कि उन्होंने प्लेयर क्यों नहीं बनाए, कभी चांस उन्होंने नहीं दिया किसी को। तो मैं तो समझता हूँ उनका कसूर है। और हफीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, आप खिला रहे हैं ना उसे, या तो आप उसे हटा देते। अब मुझे ऐसा लगता है कर रहे हैं तो खिला रहे हैं, मुझे वरना ऐसा कब बाहर कर मुझे लगता है शोएब मलिक भी अभी दोबारा आना से चाहिए उसे। जब आपके पास नहीं है ना कुछ, तजुर्बा तो कार। भाई देखें, ये मुल्क की क्रिकेट है, आप उसे बुलाएं और बुला के बात करें, भाई हमें तुम्हारी T20 जरूरत है, और वनडे खेल लो, वनडे खेल लो और ये खेल लो। लेकिन नहीं। यही आप हफीज के साथ भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। सही। ये मुल्क के लिए हो रहा है ना सब ठीक बात। है। तौसीफ अहमद से तो गुफ्तगू जारी है, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवार्ड्स का ऐलान किया है। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर इनसे राय लेंगे तौसीफ अहमद से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2020 के अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। 12 कैटेगरीज में अवार्ड्स की नामजदगियों का फैसला आजाद ज्यूरी ने किया, जिसमें अहम तरीन खिलाड़ी, बेस्ट इमर्जिंग क्रिकेटर, मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर, बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट इंफरादी कारकर्दगी, बेस्ट इमर्जिंग इंटरनेशनल क्रिकेटर, बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर, बेहतरीन अंपायर, बेस्ट वुमेन इमर्जिंग डोमेस्टिक प्लेयर और बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड्स शामिल थे। बाबर आजम को अहम तरीन खिलाड़ी और व्हाइट बॉल में साल का बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बाबर आजम को साल का मोस्ट वैल्यूएबल सबसे अहम खिलाड़ी के अवार्ड से भी नवाजा गया। मोहम्मद रिजवान टेस्ट क्रिकेटर, फवाद इंफरादी कारकर्दगी का अवार्ड ले उड़े। इसके अलावा नसीम शाह और रुहेल नजीर को बेस्ट इमर्जिंग क्रिकेटर्स का अवार्ड दिया गया। साल के बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम की क़यादत करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के हिस्से में आया। फवाद आलम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मज़ाहमती इनिंग्स खेलने पर इंफरादी कारकर्दगी के अवार्ड से नवाजा गया। डोमेस्टिक के बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड कामरान गुलाम को मिला। अंपायरिंग के शोबे में आसिफ याकूब साल 2020 के बेहतरीन अंपायर करार दिए गए। खवातीन क्रिकेटर्स में इमर्जिंग डोमेस्टिक बेहतरीन खातून क्रिकेटर का अवार्ड फातिमा सना को दिया गया, जबकि आलिया रियाज बेस्ट वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाई। जी, पैकेज आपने देखा। तौसीफ अहमद तो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। तौसीफ भाई, आपकी क्या राय है? मोहम्मद हफीज़ आ सकते हैं अभी T20 के बाद वनडे टीम में, या नहीं आ सकते? मेरा ख्याल से जरूरत है उनकी। और वर्ल्ड T20 अभी तो उसमें शोएब मलिक आ सकते हैं। वर्ल्ड T20 जो हो रहा है, बिल्कुल आ सकते हैं, अगले क्यों साल नहीं आ इंडिया सकते? में है, आ इसी सकते साल हैं ना। बल्कि। वजह है कि ये आपके पास टाइम है ना, व्हाइट बॉल की क्रिकेट आपके पास टाइम है। आप जितने लोग हैं ना, उनको आजमा लें, पहले आप देख लें भाई कि भाई अभी ये साउथ अफ्रीका आ रही ना, T20 साउथ अफ्रीका आ सीरीज रही है और आपके हैं, तो जब आपकी इवेंट आएगा बड़ा, उससे पहले एक बेहतरीन आप बना सकते हैं। अगर ये लोग खेल सकते हैं तो क्यों इनको ना खेलें? खिलाना चाहिए। ठीक है, हमारी गुफ्तगू तो जारी है। तौसीफ अहमद से इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान ने लाहौर से। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान।
वालेकुम अस्सलाम शेख साहब, तौसीफ साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप तो लाहौर में हैं, वहाँ लाहौर के कॉरिडोर्स में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के क्या हो रहा है आजकल? छुट्टियों पे गए हुए चेयरमैन साहब, छुट्टियों पे गए हुए चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, डायरेक्टर मीडिया जो थे वो इस्लामाबाद गए हुए थे, वहाँ जो अवार्ड मिला है फ़खर जमान को, क्या हो रहा है? सन्नाटा यानी। और आज हमने देखा डॉक्टर सुहेल सलीम प्रैक्टिस करा रहे थे बाबर आजम को, तो इतनी सारी कोचेस की फौज जफर मौज गई है, वो क्या कर रही थी वहाँ? देखिए, आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी आपने तफसील बताई है तो यकीनन सुनने के बाद ये लगता है कि आपको सब खबर है यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो होता रहता है वो सियासत होती रहती है। और फिरोजपुर रोड की सियासत पर गलबा पाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उस रेस के घोड़े हैं वो हर वक्त एक दूसरे को नीचा गिराने और खुद ऊपर जाने में लगे रहते हैं। और वही कुछ चले, चेयरमैन कोई भी हो, वो लाहौर में हो या वो किसी और शहर में हो, ये काम चलता रहता है। जहाँ तक ताल्लुक इसका है डॉक्टर सुहेल सलीम का आपने जिक्र किया, चूंकि मेरा ख्याल है कि वो इंजरी से निकल रहे हैं ना, तो डॉक्टर साहब को ये पता होगा कि इनके 10 की रफ्तार से गेंद करनी है या 20 की रफ्तार से गेंद करनी है या 25 वो तो नजदीक बल्ले पे मार रहे थे गेंदे में। इसीलिए उनको पता ना कि अगर वकार यूनुस को दे दी या किसी और को बॉल दे दिया तो वो गुस्से में ज्यादा तेज ना मार दें और बाबर आजम अगले टेस्ट मैच के लिए या फिर लंबा अनफिट ना हो जाए। तो इसका एक पहलू ये भी है। आपके पास क्या इत्तलात हैं? बाबर आजम खेलेंगे परसों से शुरू होने वाला? मुश्किल सर, नहीं खेलेंगे। मेरा नहीं ख्याल के खेलेंगे। उसकी वजह यह है कि इतनी लंबी इंजरी के बाद अगर कोई खिलाड़ी फिट होता है मैच से 2-3 दिन पहले, तो जो क्रिकेट की अगर आप समझ बूझ लोग जो रखते हैं वो ये जानते हैं कि 2 दिन की फिटनेस के बाद आपको मैच फिटनेस की तरफ या इस किस्म की इंजरी के बाद मैच की तरफ नहीं लेकर जाया जाता, क्योंकि मुकम्मल फिट आप नहीं होते हैं। आपको अपनी फिटनेस हासिल करने के बाद उस जख्म को ठीक करने के लिए कुछ दिन दरकार होता है। मकसद ये रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि इसके बाद साउथ अफ्रीका की सीरीज है, इस महीने के आखिर में कराची टेस्ट है। बिल्कुल नहीं लेंगे, मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं लेंगे। और इतनी हल्की पोली गेंदें, पंजाबी में उसको कहते हैं पोलियां गेंदा के नाल उस तो बाद टेस्ट मैच नहीं खेला जाता। मुश्किल है। तौसीफ भाई बहुत अच्छा इसके ऊपर बता भी सकते हैं, मुश्किल होता है। जी जी। आखिरी आपसे चलते आपसे पूछूंगा कि ये बताएं कि अवार्ड जो थे वो नॉमिनीज वो सही हुए? अवार्ड की जो नॉमिनेशन हुई, जो अवार्ड जिन लोगों को दिया गया? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मोहम्मद हफीज को इस लिस्ट में जिनको अवार्ड मिले हैं जरूर होना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस जो है ना उनको हाईलाइट करना चाहिए और जो मैच विनर्स होते हैं उनको जरा ज्यादा अहमियत देनी चाहिए उनकी इनिंग्स को। हफीज तो ब्लू आइड बॉय बने हुए ना क्रिकेट बोर्ड के, बहुत प्यार करता है बोर्ड उनसे। मेरा अगर ऐसा प्यार करता है कि उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस को भी नजरअंदाज किया जा सकता है, तो फिर मेरा ख्याल बहुत शुक्रिया हाफिज मोहम्मद इमरान। तौसीफ भाई चलते बताइए कि जिस तरह से वो कह रहे थे वो भी, मतलब आप तो क्रिकेट खेलें ना, हम लोग तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बहुत मुश्किल होगा बाबर आजम के लिए वापस आना, प्रेशर होगा उन पर एज अ कैप्टन अगर वो आते हैं। आपकी क्या राय है? अगर फिट हैं वो ठीक है, वो जो बात बता रहे हैं अपनी जगह है। मैच नहीं खेला इतने अरसे से, मैच नहीं खेला वो अपनी जगह, 2 हफ्ते हो गए। ऐसा प्लेयर है कि वो एडजस्ट अपने आप को कर सकता है अगर फुल्ली फिट है। लेकिन अगर बाबर आता भी तो रिजवान से कप्तानी कराएं टीम के। नहीं फिर तो दायरा बाबर ही करेंगे। ठीक है। टीम के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में अगर वो फिट हैं तो जरूर खेलना चाहिए। और मैं समझता हूँ वो जो प्रैक्टिस करा रहे थे ना वो ड्राइव करने की बात करें कि हाथ में जर्क तो नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।